Yes. Yes, sir. So children, we did so-called the meaning of management and what makes an organization successful or super successful. We did that as well. And thereafter, we studied that there are two things which, if done properly, makes an organization successful. तो basic definition जो management की यही बोलती है, it is defined as a process of getting things done with the aim or the objective of achieving goals effectively and efficiently. तो ये effectively और efficiently होता क्या है? आपने टाइम पे काम कंप्लीट किया, आई रिपीट चिल्ड्रन, आपने काम को टाइम पे कंप्लीट किया तो वी कॉल इट इफेक्टिवली, और कॉस्ट बाउंड किया, जितने पैसे सोचे थे उतने ही खर्च हुए, ज्यादा नहीं खर्च हुए, इट इज कॉल्ड एज एफिशिएंसी. और मैनेजमेंट में ये भी मत सोचिए कि आपने जितना एस्टिमेट किया अगर उससे कम खर्च किया तो आपके सीनियर्स बहुत खुश होंगे, नहीं खुश होंगे. वो ये बोलेंगे कि आपने कॉस्ट का एस्टिमेशन गलत किया था, आपने ज्यादा कॉस्ट एस्टिमेट कर ली, हमने तो पैसा सैंक्शन कर दिया और आपने तो कम पैसे में ही काम कर लिया. ऐसा एक दो बार स्टार्टिंग में होगा तो इट इज ओके, बट अगर बार बार होगा तो आपका एस्टिमेशन एकदम बकवास था. क्योंकि अगर आपने बोला कि भाई इस काम को करने में 1 करोड़ रुपए लगेगा, मेजॉरिटी टाइम्स यू डिड इट ओनली बाय स्पेंडिंग 80% ऑफ द फंड्स एलोकेटेड टू यू. तो कितने फंड्स आपने खर्च नहीं किए चिल्ड्रन? 20% फंड्स नहीं खर्च हुए. तो अगर ये 20% फंड्स नहीं खर्च हुए और बार बार आप ऐसा काम कर रहे हैं तो जो ऑर्गेनाइजेशन पैसा आपको एलोकेट कर रहा है उसका पैसा तो वेस्ट हो रहा है. आपके लिए एलोकेट किया तो आपने खर्च किया नहीं, हो सकता है आपने काम ही पूरा ना किया हो, या आपने घटिया क्वालिटी का काम करवाया हो, या अगर ठीक भी करवाया तो ये पैसा किसी और काम में यूज हो सकता था अगर आपके पास एलोकेशन ना होता तो कभी भी ये मत सोचिएगा कि अगर कॉस्ट ज्यादा लग गई तो भी डांट पड़ेगी और कम लग गई तो नहीं पड़ेगी. ऐसा नहीं है, ज्यादा में भी डांट पड़ेगी एज वेल एज कम में भी पड़ेगी. खोपड़े में बात गई कि नहीं गई, समझ में आ गया? चलिए. सो इफेक्टिवनेस का मतलब क्या होता है? फिनिशिंग द गिवन टास्क, and this task it should be done within the right time basically, and whatsoever was the end result required to be achieved, वो end result मिल गया. तो मैंने पढ़ाई तो पूरी कंप्लीट करा दी आपकी, बट 1 साल का कोर्स 3 साल में कंप्लीट हो रहा है, तो क्या आप इसे इफेक्टिविटी या इफेक्टिवनेस बोलेंगे? बिल्कुल नहीं बोलेंगे. आपने घर में कुक हायर किया, घर में कुछ लोगों का डिनर था, खाने पीने का प्रोग्राम था चिल्ड्रन, और उस कुक ने गेस्ट आने के बाद भी खाना पूरा टाइम पे तैयार नहीं किया. मार्केट में आईफोन लॉन्च होना है सितंबर 20 तारीख को, ऑफिशियल प्रोडक्शन 20 तारीख के पहले स्टार्ट हो चुका होना चाहिए. जब मार्केट में ऑफिशियल लॉन्च होगा उसके 20 दिन बाद से प्रोडक्ट शुड बी मेड अवेलेबल इन द मार्केट. बट सितंबर 20 को लॉन्चिंग हुई और क्रिसमस तक दूर दूर तक मार्केट में एक पीस भी बिकने वाला आ ही नहीं पाया. क्या कंपनी को प्रॉफिट होगा? नो. अब क्वेश्चन उठेगा लोगों के दिमाग में, सर ये दलिद्दर आईफोन को सितंबर में क्यों लॉन्च करते हैं? भाई सितंबर में लॉन्चिंग करेंगे तो अक्टूबर नवंबर तक बाजार में आएगा. यूएस वगैरह में और जहां पे सो कॉल्ड इसकी लॉन्चिंग हुई है किसी भी ईयर में चिल्ड्रन, स्टार्ट से लेके अभी तक, ये हमेशा सितंबर अगस्त के आसपास ही होती है, क्योंकि वो एक थैंक्स गिविंग डे होता है वहां पे. गॉट इट क्लियर? और क्रिसमस सीजन भी उसी के आसपास होता है. तो फेस्टिविटीज में लोग शॉपिंग जनरली ज्यादा करते हैं. तो डोंट अज्यूम कि इंडिया में दिवाली आएगी इसलिए बिक रहा है, ऐसा कुछ नहीं है. तो वहां पे ऐसा होता है इसलिए उसको लॉन्च किया जाता है. तो कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा अराउंड अगस्त के आसपास. सितंबर में लॉन्चिंग हुई, सितंबर एंड से अक्टूबर फर्स्ट वीक में डिस्पैच वुड स्टार्ट, एंड देयर आफ्टर नवंबर दिसंबर में सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी. समझ में आई बात कि नहीं आई? बट अगर प्रोडक्शन स्टार्ट ही नहीं हो पाया तो क्या हमारी लॉन्चिंग इफेक्टिव होगी? नो. आपने बड़ा हाई फाई बोल दिया बट मार्केट में प्रोडक्ट है ही नहीं. और बहुत बार आपने देखा होगा टीवी में प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट तो आ रहा है बट बाजार में वो है ही नहीं. अभी मैंने अमेजोन से कुछ ऑर्डर किया था, आया नहीं, 1 महीने बाद डिलीवर हुआ, क्योंकि सेलर ने सस्ती प्राइस दिखा के अट्रैक्ट तो कर लिया बट बाद में दे ही नहीं पाया. तो ही डिड नॉट डू द वर्क इफेक्टिवली. अब जब प्राइस गिरा तो उसने डिस्पैच कर दिया, तो एफिशिएंसी तो हो गई बट इफेक्टिविटी नहीं हुई. सस्ते में दिया उसने, कॉस्ट कम थी बट टाइम पे नहीं. समझ गए इस बात को? हैज एवरीबॉडी रिटन दिस चिल्ड्रन? झटपट लिख लीजिए. डन दिस चिल्ड्रन? डन दिस? वैसे नोट्स में भी लिखा हुआ है, परेशान मत होइए. सो इफेक्टिवनेस का मतलब सबको समझ में आ गया? पक्का? चलिए. एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? काम तो आपने किया एंड द कॉस्ट शुड बी मिनिमम.
मैं एग्जाम्पल लेता हूं बच्चों इंडियन रेलवेज का। बड़ा चतुर था हमारा इंडियन रेलवेज। आईसीएफ का नाम शायद आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो वंदे भारत ट्रेन के आगे इसका नाम लिखा होता है इंडियन कोच फैक्ट्री। इन्होंने स्विट्जरलैंड से T17 या T14 शायद कोई नाम था ट्रेन का, उसको ऑर्डर किया, इंडियन ट्रैक्स पे दौड़ाया। इंडियन ट्रैक्स उस स्पीड के लिए कंपैटिबल किए गए 160 से 220 किलोमीटर के लिए, और पूरा 6-8 महीना पूरे देश में दौड़ा दौड़ा के सब देख लिया। बाद में उनसे पूछा ट्रेन कितने की है, उन्होंने क्या कॉस्ट बताई भगवान जाने। मोदी जी ने आईसीएफ को बोला इसका प्रोटोटाइप बनाकर ऐसी ट्रेन इंडिया में बन जाएगी। द पर्सन हु सेड यस वो एक्चुअली इंडियन रेलवे से रिटायर हो चुके थे। उन्होंने कहा हाँ साहब बन जाएगी। वंदे भारत जो आज आपको इंडिया में नजर आती है चिल्ड्रेन, ये इसी स्विट्जरलैंड की T17 या T14 की कॉपी है। द कॉस्ट एट द स्टार्ट फॉर वन वंदे भारत इज 96.8 करोड़ रुपीस। मेरी जीके इतनी स्ट्रांग नहीं है, एक बार गया था इलाहाबाद रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म पे किसी को छोड़ने, तो वहां पे पूरा डिस्क्रिप्शन इसका लिखा था तो मैंने पढ़ लिया। उसके बाद गूगल करके देखा तो इट वाज देयर कि ये हमको ये ट्रेन 400 करोड़ रुपए से ऊपर में सप्लाई कर रहे थे, और सेम ट्रेन हमने कितने बना ली 96.8 करोड़ में। सर इतनी सस्ती चीजें सस्ती होती है, ब्रांड का पैसा होता है। पुरानी सरकार होती तो 400 करोड़ सैंक्शन कर दी, 100 करोड़ अपनी जेब में ले जाती और 300 करोड़ देश का चूना लग जाता। तो अब 96.8 करोड़ में और टाइम के अंदर ट्रेन बन जाना रिफ्लेक्ट्स एफिशिएंसी एज वेल एज इफेक्टिवनेस। समझ में आ गई बात। और अभी ये अमृत भारत करके भी ट्रेन आ रही है ऑरेंज कलर की, ये वंदे भारत की स्लीपर कोच है। समझ में आ गई बात। अंडरस्टूड एवरीबॉडी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एफिशिएंसी चिल्ड्रन। तो आउटपुट आप कर रहे हैं, कॉस्ट आपकी जितनी आपने सोची थी उतनी ही लगी, तो आप एफिशिएंट हैं। टाइम बाउंड हो गया तो आप इफेक्टिव है। इफेक्टिव है एफिशिएंट नहीं, मैनेजमेंट नहीं होगा अच्छा। एफिशिएंट है इफेक्टिव नहीं है, मैनेजमेंट अच्छा नहीं होगा। और दोनों ही बेकार है, एकदम गुड़ जाएगा। तो दोनों चीजों का अच्छा होना बहुत जरूरी है। गॉट इट। मेनी टाइम्स आपने भी ऐसे स्टूडेंट्स को अपने क्लासमेट्स को फेस किया होगा, एंड ऑफ द डे एग्जाम आ रहा है बट दलिद्रों का पूरा सिलेबस रिवाइज नहीं करवाया टीचर ने, तो टीचर इफेक्टिव नहीं था। फीस तो सबसे कम ली है बट रिवाइज नहीं करवाया, तो वो एफिशिएंट है बट इफेक्टिव नहीं। समझ में आ गया, समझ में आ गया। चले आगे, लिख लीजिए झटपट फास्ट। मेरे फास्ट ट्रैक लेक्चर्स भी हैं, वो एक एक दो दो क्लास में पूरे पूरे चैप्टर्स पढ़ाए गए हैं। चलिए, सो कहां पे आप इफेक्टिव तो हैं बट एफिशिएंट नहीं है, एफिशिएंट है बट इफेक्टिव नहीं है। बिजनेस कंसंट्रेट कर रहा है ज्यादा गुड्स प्रोड्यूस करने में और वो कम रिसोर्सेज यूज कर रहा है। ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। अभी कुछ दिन पहले मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अपनी कॉलोनी वाली ब्रांच में गया अपना पीपीएफ अकाउंट का पासबुक अपडेट कराने के लिए कि देखूं कितना इंटरेस्ट वगैरह मिला है। अब बच्चों को ये इंटरेस्ट नहीं है सुनने में क्या हुआ सर कितना इंटरेस्ट मिला था, समझ में आ गया। तो वहां पे बच्चों आप हैरान होंगे जान के, आई फाउंड विद चपरासी 4 पीपल, मतलब 4+1। एक मैनेजर था और 3 लोग और थे, पूरी ब्रांच मैनेज कर रहे थे, और ब्रांच में कम से कम 8 कंप्यूटर्स लगे हुए थे। तो 4 सीट्स तो खाली थी, वहां पे कोई इंसान था ही नहीं। क्यों नहीं था? क्योंकि रिटायरमेंट हो गया लोगों का और फिर से हायरिंग हुई नहीं। क्यों नहीं हायरिंग हुई? हायरिंग करेंगे तो सैलरी देनी पड़ेगी, और सैलरी देनी पड़ेगी तो बैंक की कॉस्ट बढ़ेगी। बैंक वैसे बैंड बजी हुई है क्योंकि लोग तो प्राइवेट बैंक की तरफ भाग रहे हैं आजकल, एसबीआई वगैरह कोई पूछ भी नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि जिस जमाने में इनके पास कस्टमर बहुत ज्यादा थे, ये एकदम पिताजी के नौकर की तरह कस्टमर को ट्रीट करते थे, ठीक से बात करने की तमीज इतनी थी इनके अंदर। तो एम्प्लॉइज बेचारे ओवरबर्डन विद वर्क है, आई रिपीट ओवरबर्डन विद वर्क है। इतना काम है इनके पास, शाम को बेचारे 5 बजे तक पेपर वर्क ही निपटाते रहते हैं। किसी बड़े एम्प्लॉय से मिलकर कोई नया बिजनेस, सॉरी एम्प्लॉय बोल दिया मैंने, किसी बड़े कस्टमर से मिलके कोई नया लोन का सैंक्शन, कोई इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने का तरीका, ये सब अप्लाई कर ही नहीं पाते। तो इन दैट केस चिल्ड्रन, क्या एसबीआई का बिजनेस इंक्रीज करेगा? ठेंगा इंक्रीज करेगा। एचडीएफसी वालों के पास ऑप्टिमम स्टाफ है, शाम को 5 बजे तक काम निपटाते हैं, 5:30 ब्रांच से निकलते हैं, घर जाते जाते 1-2 बड़े कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज को मिलके 7 बजे तक नया बिजनेस लाते हैं और कल सो कॉल्ड सेल बढ़वाते हैं अपनी। क्यों? ऑप्टिमम स्टाफ है। तो वही एग्जाम्पल यहां पे भी है। तो एसबीआई इज कंसंट्रेटिंग की ज्यादा से ज्यादा हमारे एम्प्लॉइज काम करें,
कम लोगों को भर्ती करो, रिसोर्सेस कम करो, ताकि हमारी कॉस्ट क्या हो जाए बच्चों, कट डाउन हो जाए. अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन, द क्वालिटी ऑफ वर्क विल गो डाउन. So goods do not reach the market and hence demand for them declines. तो अगर आईफोन की लॉन्चिंग सितंबर के महीने में करनी है तो इसका ऑफिशियल प्रोडक्शन अगस्त के स्टार्टिंग में स्टार्ट हो जाना चाहिए, ताकि अक्टूबर तक आफ्टर लॉन्चिंग ये मार्केट में अवेलेबल हो जाए. पता लगा आपने लॉन्चिंग तो कर दी और बाजार में सामान है ही नहीं. 4 बार आप दुकानदार के पास पूछने का, कह रहा अभी तो स्टॉक में नहीं है. 5वीं बार यू विल बाय समथिंग एल्स. इज दैट क्लियर? तो अल्टीमेटली यहां पे हुआ क्या, ये ऐसा केस है जहां पे आप एफिशिएंट तो हैं बट इफेक्टिव नहीं है. क्यों? कॉस्ट तो आपने कम कर ली बच्चों, बट क्या टाइम पे सामान पहुंचा पाए? नो. तो ये बात समझ में आ गई. तो एफिशिएंट होना मतलब मिनिमम कॉस्ट, इफेक्टिव होना मतलब टाइम पे काम कंप्लीट हो. घर में गेस्ट आए, पिछले 5 बार से मम्मी ऐसा देख चुकी हैं कि जो कुक हायर किया हुआ है, गेस्ट आने के आधे घंटे बाद तक चाय पानी उनको मिलता ही नहीं है. बट कुक बहुत सस्ती है, 50 रुपए में पूरे महीने में काम कर रही है. तो कुक इज एफिशिएंट बट नॉट इफेक्टिव. समझ गए इस बात को? चलो, समझ गए इस बात को? पक्का? कलर होली में सस्ता तो मिल गया, बट आपने जिसके मुंह पे चपोड़ा, हवा भी चली तो पूरा रंग उतर गया. तो कलर एफिशिएंट था बट असरदार नहीं था. याद हो गई बात? पक्का? मम्मी ने एक डंडा खरीदा सूतने के लिए आपको, 10 रुपए का डंडा था. 500 डंडा मार चुकी हैं आप, ढीठ के ढीठी हैं. तो डंडा वॉज एफिशिएंट बट मार वॉज नॉट इफेक्टिव. फिर मम्मी ने 5 उंगलियों का कंटाप दिखाया, पंच तत्व में विलीन हो गए. तो ये भी एफिशिएंट भी था, फ्री का था, पैसा तो लगा नहीं. या मान लीजिए थोड़ा सा बॉर्नवीटा की गोली खा ली, और इफेक्टिव भी थी, कंटाप एकदम 5 फिंगर टैटू छप गया पूरा. समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? तो आपको ऐसी केस स्टडीज एग्जाम में आएंगी. एमसीक्यूज में आपसे पूछा जाएगा, एक्स एंड कंपनी प्रोड्यूस्ड गुड्स at the cheapest cost in comparison with its competitors, but they were unable to deliver it in the market on time. This statement reflects what? Efficient but not effective, effective but not efficient, efficient and effective, neither efficient nor effective. तो आप समझ गए, कॉस्ट तो कम थी बट मार्केट तक टाइम पे पहुंचा नहीं. तो कौन सा ऑप्शन होगा? एफिशिएंट बट नॉट इफेक्टिव. तो कॉमर्स और बिजनेस स्टडी भी थोड़ा अकाउंट्स की तरह लग रहा है पढ़ने वाला. तो इसलिए थ्योरी सब्जेक्ट भी बच्चों पढ़ना एकदम साइंटिफिकली ही पड़ता है, क्योंकि अब रट कुछ नहीं सकते. समझ में आ गई बात? शैल आई प्रोसीड फर्दर? अच्छा, लिख लें सब लोग झटपट फास्ट. चलिए बच्चों, प्रोसीडिंग फर्दर. आपके सामने केस स्टडी है. ये तो जाहिल टाइप का आदमी है जो पैर रख के टेबल पे बैठा है. खैर ऐसे लोग नहीं होते हैं. इसको पोलियो का 2 बूंद जिंदगी का ज्यादा मिल गया था. समझ में आ गया? और ये है एज यूजुअल डांट खाने वाले एम्प्लॉय, ज्यादा काम करते हैं. कितना टारगेट दिया गया है सेल का? 2 करोड़. समझ में आ गया? अब इसने कहा ठीक है बॉस, ये टारगेट अचीव करने की कोशिश करेंगे. अल्टीमेटली बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत की, और 35 दिन में टारगेट कंप्लीट हो गया. सर अगर ये मरकरी पे रहती तो ये सो कॉल्ड इफेक्टिव भी थी और एफिशिएंट भी थी, क्योंकि वहां पे तो 35 दिन का 1 महीना होता होगा, थोड़ा सा दूर है ना सन से. बट ये अर्थ पे थी चिल्ड्रन. आई हैव मेड द सेल्स बट इन हाउ मेनी डेज? 35 डेज. काम हो गया, बट होना कितने दिन में था? 30 दिन में. 30 दिन की तनख्वाह में जो काम करना था वो काम 35 दिन की तनख्वाह में किया गया है. तो पैसे ज्यादा लगे बट काम कंपेरेटिवली कम हुआ. नहीं समझे आप बात को? मैं एग्जाम्पल को थोड़ा सा और एक्सप्लोरेबल बना लेता हूं. मान लीजिए 30 दिन की तनख्वाह लेटस से 3 लाख थी, तो 35 दिन की तनख्वाह कितनी हो गई बच्चों? 3.5 लाख. सेल अचीव करनी थी 2 करोड़ रुपए की विद इन अ कॉस्ट ऑफ 3 lakhs, बट अचीव की गई है 2 करोड़ की सेल इन अ सैलरी ऑफ 3.5 लाख. तो क्या इन्होंने मिनिमम कॉस्ट अप्लाई किया? नो. लागत बढ़ चुकी है तो कॉस्ट ज्यादा हो गई. तो ये एफिशिएंट नहीं, बट काम तो किया है. तो इफेक्टिव है बट एफिशिएंट नहीं है. नहीं समझ में आया? पक्का? क्लियरली अंडरस्टूड? चलिए बच्चों, सो यू आर इफेक्टिव बट नॉट एफिशिएंट. तुमने काम तो किया है, असरदार थी तुम, बट पैसे ज्यादा लग गए. घूसा मार रहा है, समझा रहा है, तुमने काम अच्छा किया है
तो नाराज भी हो गया, ऐसे मुंह मोड़ रहा है ना। इज दैट अंडरस्टूड चिल्ड्रन? इज दैट अंडरस्टूड? तो ये कार्टून फिगर्स आपको याद रहेंगे एग्जाम में जब आप आंसर करेंगे बच्चों। डन दिस? चलिए, सो दोनों में डिफरेंस क्या होता है बच्चों, ये लिख लें, दोनों में ये लिख लें। इफेक्टिविटी में एम्फेसिस होता है कि काम कंप्लीट होना चाहिए। एफिशिएंसी में सो कॉल्ड एम्फेसिस होता है दैट कॉस्ट शुड बी मिनिमाइज। अगेन वही है, डायरेक्शन वर्क डन, इनपुट कम से कम और आउटपुट ज्यादा से ज्यादा। फोकस सिर्फ काम पे है और यहां पे फोकस सिर्फ कॉस्ट पे है। तो अगर आपको मान लीजिए समर वेकेशंस में कहीं घूमने जाना है बच्चों, होटल ताज में 4 डेज का लॉजिंग 1 लाख रुपए का है और मुगल शेरेटन में 4 डेज का लॉजिंग 70,000 रुपए का है। सेटिस्फैक्शन लेवल लगभग सेम ही है, कोई खास फर्क नहीं होगा। मेरे हिसाब से तो मुगल शेरेटन में रुकना चाहिए। ताज में तो कसाब ने फायरिंग की थी, फिर से आएगा, उसकी आत्मा भटकेगी यहाँ पे, बट मुगल शेरेटन में ऐसा नहीं होगा। इज दैट क्लियर? मैं काफी लोगों को समझाता था ताज होटल बहुत महंगा है, ना पैसे बर्बाद करो, रईसों के लिए है, अडानी अंबानी के लिए, गरीबों के लिए नहीं। लोग मेरी बात मानते ही नहीं थे। एक बार जब 26/11 कांड हो गया तब लोगों को समझ में आया, गुरु हमेशा सही बोलता था। समझ में आ गया? तो सो कॉल्ड अगर आप मुगल शेरेटन में स्टे कर रहे हैं चिल्ड्रन, तो योर कॉस्ट इज मिनिमम। स्टे तो पूरा हो गया, घूम टहल भी उतना लिए। यस और नो? तो आजकल होम स्टेज का काफी चलन है। होम स्टेज का मतलब जानते हैं कि लोगों ने अपने घर में ही 2-4 रूम्स एक्स्ट्रा रखे हुए हैं और घर का खाना एंड ऑल दैट आपको देते हैं, या किसी के पास कोई लैंड एरिया था उसने उसको एक छोटे से रिजॉर्ट में कन्वर्ट करा दिया। कोई होटल चेन उसको नहीं चलाता, बड़ा प्रोफेशनल नहीं होता। दे विल आस्क यू कि आप क्या खाएंगे, तो फ्रेश हम कुक कर दें, और घर वाला माहौल एकदम रहता है। तो दिस इज होम स्टे बेसिकली। इज दैट क्लियर? तो अभी जैसे प्रयागराज सिटी में मेला लगेगा, कुंभ मेला, अगले साल इनॉग्रेशन के लिए मेरे को बुलाया गया था। मैंने कहा नहीं, मैं तो रिवीजन और टेस्ट सीरीज में बिजी रहूंगा जनवरी में, मैं नहीं आ पाऊंगा। आप मोदी जी को बुलवा लीजिए या राहुल गांधी जी को बुलवा लीजिए। तो अब काफी लोग नियर टू संगम एरिया जिनके घर हैं बच्चों, अब घर बहुत बड़े टेरेस है मान लीजिए, तो सोचा टेरेस में बढ़िया शेड लगवा देते हैं, और ठंडी के मौसम में ज्यादा गर्मी होती नहीं, फैन विल सर्वाइव, सफाइस मतलब, और छोटे से टेंट बनवा दे अपनी छत पे, और छत में कम से कम 10 लोग के रहने का गद्दा तकिया बिछा के इंतजाम हो जाएगा। नेसेसरी वॉशरूम वगैरह भी है, एक हलवाई को पकड़ लेंगे 24 घंटे के लिए और 2-2 हजार रुपए लेंगे। तो ये होम स्टे टाइप है और लोगों को थोड़ा अच्छा भी लगेगा। जिनके घर थोड़े हाइट पे हैं उनको व्यू भी मेला एरिया का बहुत बढ़िया मिलेगा। तो इन दैट केस लोगों ने जो आएंगे, लोग बाहर से ट्रैवल करेंगे, वो कहेंगे नहीं हम तो होम स्टे में रुकेंगे, हमको महंगे होटल में स्टे नहीं करना। तो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? एफिशिएंसी। बट जिन लोगों ने सोचा कि हमको होम स्टे दिसंबर तक अपना कंस्ट्रक्ट करा के कंप्लीट कर लेना है, पूरा स्ट्रक्चर प्रॉपर, उन्होंने कर लिया, देवर इफेक्टिव। जो नहीं कर पाए देवर नॉट इफेक्टिव, बट देवर एफिशिएंट। पैसे तो कम लगे बट तैयारी होने में टाइम ज्यादा लग गया। अप्रैल में तैयार हुआ है। समझ में आई बात या बिल्कुल भी नहीं आई बात? पक्का बच्चों? कंफर्म? जाना था दोस्त की पार्टी में 4 लोगों को, 4 लोग अलग अलग एक्टिवा लेके घर से निकले हैं। पहुंच तो गए बट लागत बहुत ज्यादा थी, तो देवर इफेक्टिव बट नॉट एफिशिएंट। अपना तो 4 गाड़ी में बैठे, 4 और लाद दिए, देवर एफिशिएंट। बट गाड़ी इतनी धीरे धीरे चल रही थी, लोड ज्यादा था, पार्टी खत्म हो गई, बर्तन वाला भी समेट के चला गया, तब पहुंचे हैं, नॉट इफेक्टिव। अंडरस्टूड दिस? पक्का? चलिए बच्चों, सो आपके सामने एक प्रश्न है बच्चों। हीरो लिमिटेड का टारगेट था, कब से शर्ट बनाने लग गए सर? 10,000 शर्ट्स इनको बनानी है 150 रुपए के भाव पे। सुनाई पड़े बच्चों? 10,000 शर्ट्स एट अ प्राइस ऑफ 150। प्रोडक्शन मैनेजर ने टारगेट तो अचीव कर लिया, बट कॉस्ट कितनी हो गई बच्चों? 160। काम तो हो चुका है, तो एफिशिएंट है या नहीं है? इफेक्टिव है या नहीं है? इफेक्टिव है बट एफिशिएंट नहीं है। तो इफेक्टिव है क्योंकि शर्ट्स तो बन गई, बट 150 में बननी थी और कितने बन रही है? 160 में, कॉस्ट बढ़ गई, तो ये इफेक्टिव नहीं है। अंडरस्टूड दिस? अंडरस्टूड दिस? समझ में आ गया? चलिए, रिकॉर्डिंग पे होगा, आफ्टर दैट आप कॉपी कर सकते हो, नोट्स में भी आपको मिल जाएगा, नॉट टू वरी। तो लिखने में समय ना बर्बाद करें। सो राइट डाउन चिल्ड्रन, देयर आर 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट जहां पे सारी बातें डिसाइड होती हैं। मैं इसके लिए एक ट्राइंगल बनाना चाहूंगा
और आपके घर को रिप्रेजेंट करूंगा यहां पे मैं। तैयार है लोग भाई? पीपल रेडी? चलिए बच्चों, बोलिए जाओ सिम सिम। ट्रायंगल नजर आ रहा है बच्चों? एट द टॉप, सो कॉल्ड, यहां पे एकदम टॉप पे कौन बैठेगा? दोज हु विल टेक द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजंस इन द फैमिली, दैट इज दादाजी एंड कंपनी। बीच में जो उन डिसीजंस को पूरे घर में एग्जीक्यूट कराएंगे। एग्जाम्पल दे रहा हूं, दिल पे मत लीजिएगा इन बातों को बच्चों। ये है दादी माँ। कौन है ये? दादी माँ। पापा से कह रहे हैं जरा बहू को समझा लो। पापा बेचारे फंस गए, किसकी सुनूं किसकी ना सुनूं। तो दादी माँ इज एट द टॉप मोस्ट लेवल, जो है घर की चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मैनेजिंग डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। सर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, घर के जितने बुढ़े खूसट होते हैं उनको बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बोला जाता है। समझ में आ गया? वो जो बोलते हैं एकदम सही बोलते हैं, बट अगली जनरेशन को क्या लगता है, पंचर कर दिए जिंदगी पूरी। जनरेशन गैप होता है। समझ में आ गया? जब हम बुढ़े खूसट बनते हैं तब हमको समझ में आता है एकदम सही बोल रहे थे। जैसे बच्चों की क्या आदत होती है, हमारे पापा मम्मी ने तो हमको कुछ दिया ही नहीं, पड़ोसी ही खिला खिला के पैदा कर दिया आपको और सो कॉल्ड बड़ा कर दिया। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? सेकेंड लेवल पे कौन होता है चिल्ड्रन? ये होता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट, और ये होता है ऑपरेशनल लेवल। यहां पे आते हैं मैनेजर्स एंड ऑल, जो सीईओ के, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के पॉलिसीज को एग्जीक्यूट कराने का काम करते हैं। जैसे अगर आपने सिविक्स ठीक से पढ़ी हो बच्चों, तो सबसे ऊपर देश में कौन होता है? लेजिस्लेटिव, कानून। बेसिकली कानून बनता है पार्लियामेंट में। इज दैट क्लियर? कहां बनता है? पार्लियामेंट में। और वो सही से सो कॉल्ड देश में लागू हो, ये काम किसका है? जो गवर्नमेंट के बेसिक डिपार्टमेंट्स हैं। जैसे इनकम टैक्स का सो कॉल्ड रूल बना, इतनी इतनी इनकम वाले लोग इतना इतना टैक्स देंगे। हु इज गोइंग टू सी? निर्मला सीतारमन जी एक घर जाएंगी, ए तुमने टैक्स दिया, कट कट कट, तुमने टैक्स दिया, कट कट कट। ऐसा थोड़ा होता है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में काम करता है। उनके अंडर में सो कॉल्ड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होता है। समझ में आ गया? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में सबसे टॉप मोस्ट जो आईआरएस ऑफिसर होता है, आईएएस के थ्रू सेलेक्ट होता है, वो होते हैं कमिश्नर इनकम टैक्स। उसके नीचे असिस्टेंट कमिश्नर आते हैं, उसके नीचे इंस्पेक्टर्स, वार्ड इंस्पेक्टर्स, ये सब आते हैं जो जाके देखते हैं मार्केट में, दुकानों में, कि जिन लोगों ने टैक्स नहीं दिया उनको बोला जाए। ये किसी जमाने में होता था, आजकल तो फेसलेस असेसमेंट होता है, ईमेल वगैरह सब आपको आते हैं। तो ये सब एग्जीक्यूटिव में आते हैं। समझ में आ गया? और पार्लियामेंट जो कानून बनाएगा वो लेजिस्लेचर होगा। डिस्प्यूट अगर हो गया लेजिस्लेचर में या एग्जीक्यूटिव में, तो कौन काम आ जाएगा? जुडिशरी। इसीलिए इनको थ्री बेसिक पिलर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया है। समझ में आ गया? तो अलग अलग बोले तो भाई सबसे ऊपर लेजिस्लेटिव है, उसके बाद एग्जीक्यूटिव, और इन दोनों में कहीं पे भी किसी भी एंगल में डिस्प्यूट होता है तो जुडिशरी है। बट ओवरऑल तीनों पैरेलल है अपने में। आई रिपीट, तीनों पैरेलल है। तो अगर आपने सिविक्स पढ़ी हो तो डायग्राम पढ़ा होगा भाई, एक तरफ जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। बट काम सबसे पहले लेजिस्लेचर का होता है, वो कानून बनाएंगे तो लागू एग्जीक्यूटिव करवाएगा ना उसको। ये बात समझ में आ गई? तो वैसे बच्चों जो लेजिस्लेटिव है इट इज द टॉप मोस्ट लेवल, जो एग्जीक्यूटिव है इट इज द मिडिल लेवल, और जिनके ऊपर इसको थोपा जाएगा वो क्या हो जाएंगे? ऑपरेशनल लेवल। तो मुकेश अंबानी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनवाएंगे, पॉलिसी बनवाएंगे, क्या प्लान का प्राइस होना चाहिए, उनको असिस्ट करेंगे उनके एम्प्लॉइज। बोर्ड मीटिंग में चीजें फाइनल हो गई, आगे मिडिल लेवल को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा कम्युनिकेशन कि आपको इस तरह का एडवर्टाइजमेंट करना है, इस तरह के प्लान देने हैं, इस तरह से कस्टमर कॉलिंग होनी है एंड ऑल दैट। और उसके बाद जो मार्केट में आपको स्टोर्स नजर आते हैं जियो के और मरो के, वो सारे के सारे किस लेवल पे काम करते हैं? ऑपरेशनल लेवल पे काम करते हैं। क्लियर? वैसे ही आपके स्कूल में बच्चों बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो आपके स्कूल का मैनेजमेंट होता है चिल्ड्रन, समझ में आ गया? ये जो मैनेजमेंट है इट इज एट द टॉप लेवल। देन द प्रिंसिपल एंड टीचर्स, दे आर एट द मिडिल लेवल। समझ में आ गया? और उसके बाद
जो टीचर्स जब क्लास में जाते हैं तो वही ऑपरेशनल लेवल बन जाते हैं, बट दोज हु सी टू इट कि जो पॉलिसीज मैनेजमेंट की हैं वो टीचर्स के ऊपर और स्टूडेंट्स के ऊपर अप्लाई हो, देन दे बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ मिडिल लेवल। तो जो टीचर्स कोऑर्डिनेटर्स होते हैं वो मिडिल लेवल पे रहेंगे, वो क्लास में पढ़ाते भी हैं बेसिकली, जब वो क्लास में पढ़ाने आ गए तो वो ऑपरेशनल लेवल पे आ गए। तो आपको फैक्ट्री के अंदर जो वर्कर नजर आता है ना बच्चों, वो वर्कर ऑपरेशनल लेवल के भी नीचे होता है। तो कभी आप अगर अपनी व्हीकल की सर्विसिंग कराने गए हो तो शोरूम का जो सर्विस सेंटर का जो हेड होगा, जिसके अंडर में सब कुछ होगा, वो बेसिकली मैनेजरियल लेवल मिडिल लेवल पे है। जो ओनर होंगे उस बेसिक बिजनेस के, दे विल बी एट द सीईओ और टॉप लेवल। जो सर्विस सेंटर का मैनेजर है, आई रिपीट सर्विस सेंटर का मैनेजर, वो तो मिडिल लेवल में आ गया। उसके नीचे जो सुपरवाइजर है, जो देखेगा सारे वर्कर्स आ गए, रॉ मटेरियल की शॉर्टेज तो नहीं है, गाड़ी टाइम पे डिलीवर हो रही कि नहीं हो रही है, वो ऑपरेशनल लेवल पे आएंगे। और जो मैकेनिक गाड़ी धो रहे हैं और सर्विस कर रहे हैं वो उसके भी नीचे आ जाएंगे। इज दैट अंडरस्टूड? तो यहाँ पे बड़ा कंफ्यूजन होता है, कुछ लोग सोचते हैं जो मैकेनिक है वो ऑपरेशनल लेवल है, नहीं नहीं नहीं, वो उसके भी नीचे है। अंडरस्टूड एवरीबडी? तो इफ आई एम द ओनर ऑफ अ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी, आई हैपन टू बी एट द टॉप लेवल। मैंने मैनेजर रखा है और ये बेसिकली बीटेक आर्किटेक्चर में है, समझ में आ गया? ये देखता है कि हर साइड पे बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन ठीक हो। उसके नीचे हमने कॉन्ट्रैक्टर हायर किया हुआ है। कॉन्ट्रैक्टर दिन भर साइट पे रह के सीमेंट, कंक्रीट, ब्रिक, वुड एंड ऑल दैट की रिक्वायरमेंट पूरी करेगा, और कॉन्ट्रैक्टर के नीचे मिस्त्री, मजदूर, मेसन वर्कर काम करेंगे। तो जो कॉन्ट्रैक्टर होगा ना बच्चों, ही इज एट द ऑपरेशनल लेवल। इसके नीचे वालों का लेवल किताब में नहीं लिखा होता है। समझ गए सब लोग इस बात को? चलते हैं आगे। सो पीपल अंडरस्टूड व्हाट इज टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड ऑपरेशनल मैनेजमेंट? तो घर में दादी माँ का जो लेवल होगा चिल्ड्रन, दैट इज टॉप लेवल। पापा के थ्रू या बड़ी बहू के थ्रू जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो मिडिल लेवल। छोटी बहू को जो जिम्मेदारी घर में निभानी है, इट इज ऑपरेशनल लेवल। और उसके नीचे शीला, मुन्नी, राजू, ड्राइवर, जमादार, कपड़े धोने वाले, ये सब लोग काम करेंगे। समझ में आ गया? तो आपके घर में जो हाउस हेल्प है, दे ऑल आर एट द बॉटम मोस्ट लेवल। जिसकी जिम्मेदारी है इन सबको ध्यान देना, दे आर एट द ऑपरेशनल लेवल। और टॉप में दादी माँ है, शी इज एट द टॉप मैनेजमेंट। समझे बात को? नहीं समझे? समझ गए ना? चलिए। सो टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन आता है समझ में आ गया बच्चों? झटपट लिख लें आप। तो यहाँ पे एक वर्ड लिखा है बच्चों, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। अगर कोई आईटी कंपनी है तो वहां पे सीटीओ होता है, बेसिकली चीफ टेक्निकल ऑफिसर। और फाइनेंस कंपनी है तो वहां पे सीएफओ होता है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। ये अमेरिकन शब्द है, नए आए हैं। अगर आप सो कॉल्ड कंपनीज एक्ट देखें तो वहां पे आपको सिर्फ मैनेजिंग डायरेक्टर एंड मैनेजर जैसे शब्द ही नजर आएंगे मैनेजमेंट पर्सोनल के अंदर। ये जो शब्द आ गए, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर एंड ऑल, ये सब सिनोनिम्स हैं, थोड़ा वोकलबाजी मेंटेन करने के लिए, हाई प्रोफाइल के लिए। कानूनन इट इज मैनेजिंग डायरेक्टर एंड मैनेजर, दैट्स इट, और कुछ नहीं होता। और इवन कंपनीज एक्ट में लिखा भी है, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर और एनीथिंग बाय व्हाटसोएवर नेम कॉल्ड विल बी द मैनेजिंग डायरेक्टर। पढ़ा होगा आपने शायद कंपनीज में। प्राइवेट कंपनी के केस में देयर शुड बी 2 डायरेक्टर्स, जिसमें से एक एमडी होगा। और पब्लिक कंपनी के केस में देयर शुड बी 3 डायरेक्टर्स, जिसमें से एक मैनेजिंग डायरेक्टर होगा। और ये रोटेशन से रिटायर करते हैं। तो आज अगर 3 हायर हुए तो अगले साल एक जाएगा, एक नहीं आएगा, फिर दूसरा वाला जाएगा, फिर एक आएगा, फिर तीसरा जाएगा, एक और आएगा, चौथे साल फिर वो जो चौथे नंबर पे आया था वो जाएगा, लाइकवाइज। डन दिस? इनका फंक्शन क्या होता है लिख लीजिए बच्चों। कार्ड, कार्ड खेलते हैं लोग। दे हैंडल द कॉम्प्लेक्स डिसीजंस। जैसे सर, जियो जब 99 रुपये में प्लान बेच रहा था, सुनील भारती मित्तल जी की हालत टाइट हो गई कि मेरा तो 1500 का प्लान था तो 99 में बेचने चले आए। तो इट्स अ कॉम्प्लेक्स एंड स्ट्रेसफुल कंडीशन। कैसे बिजनेस मैनेज करना है? क्या ये लोग सवेरे 9 बजे आके शाम को 5 बजे घर चले जाएंगे? क्या ये ऐसे होते हैं? नो। इनका बेडरूम भी ऑफिस के अंदर ही होता है और ये जल्दी जाते नहीं है। अब मान लीजिए कि भाई सुंदर पिचाई जी ने बड़ा अच्छा काम किया,
अल्फाबेट कंपनी का उनको सीईओ बनाया गया, क्योंकि गूगल में क्रोम में बड़ा अच्छा काम किया था उन्होंने। अब माइक्रोसॉफ्ट ले आया बिंग। गूगल ने सोचा कुछ नया करते हैं एआई बेस्ड, ये ले आया अपना बार्ड एआई। चैट जीपीटी के जैसा ही है, उससे थोड़ा सा बेटर है। ब्रांडिंग कर दी इन द नेम ऑफ जेमिनी। माइक्रोसॉफ्ट ले आया को पायलट करके। बहुत ढेर सारे एआई प्लेटफॉर्म्स इस समय चल रहे हैं मार्केट में। तो इनको सुबह शाम काम करना रहता है और देखना रहता है कि कंपनी इन्हीं का प्रोडक्ट खरीदे, मतलब लोग इन्हीं का प्रोडक्ट खरीदे, नॉट कंपनी दूसरे का प्रोडक्ट ना खरीदे। तो इन्होंने सोचा, सुंदर पिचाई साहब ने, जरा सैमसंग वालों को फोन करता हूं, कहता हूं कि भाई आपके मोबाइल में हमारा एंड्रॉयड तो चल ही रहा है, आप को पायलट माइक्रोसॉफ्ट से ना लें, हम जेमिनी हर यूजर को 1 साल के लिए फ्री देंगे। ये जो बार्ड एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर होते हैं ना, ये फ्री भी होते हैं और पेड भी होते हैं। पेड वालों की सर्विस अच्छी होती है, फ्री का सामान तो जानते ही हैं, फ्री का जहर भी खा के आदमी मरता नहीं है। तो सैमसंग ने ठीक है, हमें क्या नुकसान है, हमारी भी सेल मोबाइल की बढ़ जाएगी। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स डिसीजन इनको लेने रहते हैं। दे एनालाइज कि बाजार में क्या चल रहा है एंड अकॉर्डिंगली दे सजेस्ट चेंज। तो अगर एक पर्टिकुलर स्टेट के मिनिस्टर इनको बोलते हैं कि मिस्टर गूगल, लाइक पंजाब के प्राइम मिनिस्टर बोल गया मैं, चीफ मिनिस्टर बोलते हैं सुंदर पिचाई जी से, हमारे एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट सो कॉल्ड खोल लीजिए आप, और हम पंजाब के बच्चों को थोड़ा सा प्रेरित करेंगे, इंस्पायर करेंगे कि वो कंप्यूटर साइंस एआई में, डेटा एनालिटिक्स में कोर्सेज करें, बीएससी बीए एंड ऑल दैट। और आपका जब हब पंजाब में ओपन होगा, आप ज्यादा नहीं 1000 एम्प्लॉइज को भी अगर रखते हैं अपने पास, तो काफी हद तक हमारी एम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। सुंदर पिचाई जी को ये बात समझ में आई। जैसे ही गूगल को ये बात समझ में आई, प्रपोजल यस हुआ, पंजाब स्टेट गवर्नमेंट ने यस बोला, माइक्रोसॉफ्ट को ले चले आए, भाई हमको भी आपके यहाँ प्लांट लगाना है। तो माइक्रोसॉफ्ट को लगेगा कि भाई नॉर्थ इंडिया इज बिकमिंग एन आईटी हब, व्हाई नॉट बेंगलुरु सर। बेंगलुरु में पानी का प्रॉब्लम हो गया बच्चों आजकल, कुछ आपके रिश्तेदार होंगे बोलते होंगे जरा पानी फेंको हमारे ऊपर। इज दैट क्लियर? सर पानी का प्रॉब्लम वहां कैसे हो गया? अरे पानी का प्रॉब्लम वहां ऐसे हो गया कि भाई एक तो जल्दी वहां बारिश होती नहीं है। इज दैट क्लियर? अगर होती भी है तो उनके पास जो नेचुरल रिजर्वॉयर्स हैं उतनी नदियां नहीं है, और अगर हैं भी तो उसको फिल्टर करने में पैसा इतना ज्यादा लगेगा कि पानी एक नॉर्मल वाटर टैक्स के अमाउंट में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सप्लाई कर ही नहीं पाएगा। इज दैट अंडरस्टूड? इज दैट अंडरस्टूड? सबसे बड़ा रीजन जो मेरे को पर्सनली लगता है, पीपल लिव इन फ्लैट्स, 40-40 50+ फ्लोर की बिल्डिंग्स है उनके पास, तो वहां पे पानी चढ़ाने के लिए पानी को बहुत दूर से आपको लाना ही पड़ेगा। तो प्रैक्टिकली सप्लाई का और नेचुरल रिजर्वायर का प्रॉब्लम है वहां पे, इसलिए पानी की समस्या आ रही है। एरिया बहुत स्प्रेड अप है, पानी दूर दूर से लाना पड़ता है। तो गवर्नमेंट अगर क्लोज बाय एरिया है नदी से, तो भाई हमने 5 किलोमीटर की वाटर लाइन बिछा दी और मोहल्लों में पानी चला गया। वहां इतना दूर तो मतलब इतना पास तो कुछ है ही नहीं। बुआ को चाचा घर में जाना है, चाचा को मौसी घर में जाना है, ऐसा है जैसे इलाहाबाद से प्रतापगढ़ जाना है। इज दैट क्लियर? तो मल्टीपल प्रॉब्लम्स आर देयर। तो वहां पे जब पानी का प्रॉब्लम है, तो भाई पानी के लिए आपको महीने का 8,000 खर्च करना पड़ रहा है। तो किसी को अगर 1 लाख रुपए मिल रहा है बेंगलुरु में, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, और यूपी के लखनऊ बनारस इलाहाबाद जैसे शहर में अगर 30,000 में मिल रहा है ना बच्चों, तो 30,000 वाला ज्यादा खुश है वहां के 1 लाख वाले से, क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग इज वेरी एक्सपेंसिव। यहाँ तो बगल में डेयरी में 60 रुपए लीटर दूध मिल जाता है, वहां दूध भी आपको 120 रुपए लीटर मिलेगा। भिंडी यहाँ पे मिलती है 60 रुपए की, थोड़ा गांव में चले जाए, मतलब घर से थोड़ी दूर चले जाए होलसेल मार्केट, वहां 30 रुपीज मिल जाएगी। बेंगलुरु में 140 रुपए किलो की भिंडी है। द कॉस्ट ऑफ लिविंग इज वेरी हाई। मेरा एक दोस्त है, उसके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, कह रहा है 12,000 रुपए मेरे दोनों बच्चों का बस का किराया देता हूँ, और हमने आज तक 12 रुपए खर्च नहीं किए अपने बच्चे के स्कूल के किराए पे बस पे। ज्यादा तेज अगर स्पाइडरमैन की तरह छलांग मार दे तो ऐसे पहुंच जाए। तो क्या कह रही है अनुष्का जी? बस का किराया, बाप रे बाप, यहाँ तो बच्चों की फीस ही उतनी नहीं होती है। सोचिए क्यों? क्योंकि डिस्टेंसेज आर ह्यूज। बसेस भी वहां पे सो कॉल्ड बड़े नियम कायदे कानून से चलती हैं। छोटे शहर में क्या है, 40 की सीटिंग है, 60 तो आराम से, वहां पे 40 की सीटिंग है तो 35 ही बैठते होंगे, तो कॉस्ट इज वेरी हाई। छोटे शहरों में तो आरटीओ का भी उतना प्रॉब्लम नहीं है, तो भाई पुरानी घिसी पिटी खटारा बस भी चला दी तो चल जाएगा। बड़े शहरों में ये भी प्रॉब्लम है। अंडरस्टैंडिंग? तो अब कॉस्ट ऑफ लिविंग क्योंकि बहुत ज्यादा है,
तो अगर यूपी में सो कॉल्ड आईटी हब बन जाए, बेंगलुरु में एम्प्लॉय कह रहा है भैया 1.5 लाख दोगे तो मैं आऊंगा, यूपी में कह रहा है 90,000 भी दोगे तो आऊंगा, तो बेंगलुरु की कंपनी क्या सोच रही है, जितने में बेंगलुरु में एक एम्प्लॉय मिलेगा यहाँ पे लगभग 2 मिल जाएंगे, तो हमारी कॉस्ट 50% हो जाएगी अगर यूपी में हम अपना हब लगा लेते हैं। इंसान तो वही है ना, और वो भी नहीं लगाना तो वर्क फ्रॉम होम करवा लो, वर्क फ्रॉम होम कर लो, एम्प्लॉय का भी फायदा है, कपड़े भी नहीं खरीदने पड़ेंगे, निकर टी शर्ट में पूरा हफ्ता निकल जाएगा। इज दैट अंडरस्टूड चिल्ड्रन? तो ये सारी प्रॉब्लम्स कंपनीज ने एनालाइज की, और कुछ कंपनीज तो अनाउंस कर चुकी हैं 31 मार्च 2025 तक तो वर्क फ्रॉम होम चलेगा ही चलेगा। और काफी कंपनीज इंटरनली, क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड्स वगैरह उनसे बातचीत होती रहती है, जो फ्रंट एंड कस्टमर रिलेशनशिप है बस वहीं पे ऑफिसेस लिए जाएंगे, जहां पे बैकएंड पे बात होती है, बड़े बड़े क्लाइंट से आपको मीट करना है, उनको ऑफिस तो नहीं बुलवाओगे ना, किसी होटल में ही मिलोगे, तो इतना महंगा ऑफिस लेने की क्या जरूरत है। माई सिस्टर इज वर्किंग विद कोटक एज एन एवीपी चिल्ड्रन। पहले उनका ऑफिस था टर्मिनल 3 एबेस बिल्डिंग है उसके अंदर, महीने का किराया 15 लाख रुपए था। वर्क फ्रॉम होम हो गया, सारे एम्प्लॉय तो मैक्सिमम घर से काम कर रहे हैं, बड़ा ऑफिस छोड़ के छोटी जगह आ गए, किराया 3 लाख रुपए, तो 15 लाख से 3 लाख हो गया, 12 लाख बच गया। एम्प्लॉय भी खुश है, कन्वेंस पे कम्यूटिंग पे कम पैसा खर्च हो रहा है, तनख्वाह भी थोड़ी कम दोगे तो गुजर बसर कर लेगा, झाड़ू भी लगा रहा है, मीटिंग भी कर रहा है ऑफिस की, अंडरस्टैंडिंग, थोड़ा हेल्थ भी इंप्रूव होगी। तो कंपनी ये सब चीजें एनालाइज करके एक बात समझ गई कि अगर एम्प्लॉय से वर्क फ्रॉम होम करवा लिया जाए तो कॉस्ट कम हो जाएगी, कॉस्ट कम, रेवेन्यू तो उतना ही आएगा। अगर हमारी बोइंग कंपनी माइक्रोसॉफ्ट से या गूगल से कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करवाती है 1 करोड़ में, तो गूगल 1 करोड़ ही लेगा, बट पहले गूगल 1 करोड़ रुपए में 2 लाख रुपए तो ऑफिस में किराया खर्च करता था, आज गूगल ने छोटा ऑफिस ले लिया जिसका किराया सिर्फ 50,000 है। तो इन सारी सिचुएशंस को कंपनीज और फर्म्स एनालाइज करती हैं और कोशिश करती हैं कि भाई कॉस्ट अगर कट कर लें तो प्रॉफिट्स वुड गो अप। बट कहीं कहीं पे बच्चों प्रॉब्लम भी आने लग गई है। लेटेस्ट अभी यूएसए में रिसर्च हुआ था, वर्क फ्रॉम होम करवाने में कॉस्ट तो गिरी है कंपनीज की, बट जो सोशल रिलेशंस हैं, जो इंसान की प्रमोशन होने की कैपेसिटी ऑफिस में होती थी, वो पूरी तरह से खत्म हो गई, क्योंकि भाई आप किसी से इंटरेक्ट तो करते नहीं है, जो नॉलेज और आइडियोलॉजी का गेन था वो खत्म होता जा रहा है। तो ये साइकोलॉजिस्ट ने पिछले 2 साल में एनालाइज किया है, इसलिए यूएस में अब काफी जगह वापस इंप्लॉइज को बुलाया जा रहा है, क्योंकि जो यूएस कंपनीज इंडिया में अपना किराया खर्च नहीं कर पाती, इंडिया तो बहुत बड़ा कंट्री है, तो वो बेंगलुरु वगैरह से, हैदराबाद वगैरह जो आईटी हब है वहां से शिफ्ट होके अब नॉर्थ इंडिया की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में ही डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन हाईएस्ट है, वहीं के मैक्सिमम लोग जाते हैं बेंगलुरु वगैरह जॉब करने, तो यहीं पर रुक जाएंगे। यूपी गवर्नमेंट भी टैक्स में कंसेशन दे रही है, पंजाब गवर्नमेंट भी दे रही है, लैंड एरिया भयंकर है इनके पास, ऑफिसर्स के साथ, कॉलेजेस के साथ दे आर डूइंग कमिटमेंट्स कि आप अपने कॉलेज में ही हमको एक 1,000 स्क्वायर फीट का ऑफिस दे दीजिए, तो आपके बच्चों को यही रिक्रूट करके मैं ही ऑफिस बना दें अपना। तो कंपनीज की कॉस्ट आर लेस एंड देयर प्रॉफिट्स आर इंक्रीजिंग। ये सारी बातें कौन डिसाइड करता है? मैं, टॉप मैनेजमेंट, मेरे से कंसल्ट करने के बाद। चलते हैं आगे। रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, किंगफिशर एयरलाइंस ठप्पा हो गई, किसकी वजह से बच्चों? सिर्फ एक आदमी की वजह से। कौन था वो? विजय माल्या। ना उनके इस तरह के शौक होते, ना कंपनी के लिए लिया गया लोन वो खर्च करते, उन्होंने अकल लगाई कि मैं सस्ते में एयरलाइन सर्विस दूंगा, और सस्ते के चक्कर में इतनी कम टिकट रख दी, लोग हिंदुस्तान के सुपर चतुर, जब तक 999 का टिकट था मुंबई दिल्ली का खूब प्लेन में ट्रैवल कर रहे थे, जिस दिन टिकट 4:30 हुआ औकात पे चले ट्रेन पे जाने लग गए। तो उनको क्या लगा, पहले 999 के टिकट से मुंह लगाते हैं इनको, गॉट इट क्लियर, आदत बनाते हैं। हिंदुस्तानी आदमी सब पैसे के हिसाब से आदत बना लेता है, सस्ता होगा तो हम तुम्हारे हैं, वरना हम तो ठहरे परदेसी, सुबह वाली गाड़ी से निकल जाएंगे। समझ में आ गया? तो सारे के सारे पैसेंजर बेवफा निकल गए। तो उन्होंने कॉस्ट कट की थी इस चक्कर में कि पहले सस्ती एयरलाइन सर्विस देते हैं, लोगों के मुंह लग जाएगी एयरलाइन सर्विस तो वो ट्रैवल करेंगे, बिल्कुल नहीं ट्रैवल करेंगे। या तो छोटे बच्चे का टिकट ना खरीदना पड़े, झोले में भर के चलते हैं उसको। समझ में आ गया? वो तो स्कैनिंग मशीन में पकड़ जाते हैं। So organization is responsible children, nobody else. And then they decide कि भाई हमारा लॉन्ग टर्म गोल क्या होगा, और उसके लिए स्ट्रैटेजी। जियो के बारे में तो सुना ही होगा सबने, एक जमाने में 99 रुपीज में 84 डेज का रिचार्ज था, बढ़ के 149, 249, 299, 329,
और आज बढ़ के कितना हो गया बच्चों ये 399 फॉर 84 डेज। कितना? तो 99 रुपए का प्लान 399 हो गया 4 साल के अंदर। कितने परसेंट का रेवेन्यू ग्रोथ चल रहा है? 1400% का। तो जब ये 99 में बेचते थे, एयरटेल बाबू कितने में बेचते थे? 1500 में। आज एयरटेल का प्लान भी 399 का और इनका भी। तो इनकी स्ट्रैटेजी यही थी अंग्रेजों वाली, पहले फ्री में दो, लोग मजा मार लें, लोग आदी हो जाए। एयरटेल ने कोर्ट में कंप्लेन की कि टेस्टिंग पीरियड में फुल सर्विस एज पर आईआरडीए, सॉरी एज पर सो कॉल्ड, इनको लाइसेंस कौन देता है भाई? वो अपना टेलीकॉम डिपार्टमेंट, गॉट इट क्लियर? टेलीकॉम डिपार्टमेंट के तहत आप टेस्टिंग पीरियड में फुल सर्विस नहीं दे सकते, बट रिलायंस वालों ने फुल सर्विस लोगों को दी। एयरटेल वाले कोर्ट गए, हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, हर जगह गए, बट नतीजा क्या निकला? सैया भाई कोतवाल तो डर का है कहा। समझ में आ गया? किसी कोर्ट में भी उनको रिलीफ नहीं मिला। अल्टीमेटली उन्होंने भी अपने प्लान प्राइसेस कम कर दिए। बट जियो के पास इतने कस्टमर आ गए, सपोर्ट मिल नहीं पाया सर्विस का, कॉल वगैरह कनेक्ट नहीं होती थी, इंटरनेट चलता नहीं था, धीरे धीरे कस्टमर वापस भाग गए। पता लगा डाइवोर्स लेके गलत किया, पहले वाली सासू माँ ही ठीक थी। इज दैट क्लियर? तो पीपल हैव स्टार्टेड स्विचिंग बैक टू एयरटेल। बट बिल्लियों की लड़ाई में फायदा किसका होता है? बंदर का। यहां बंदर थे मुकेश अंबानी और सुनील भारती मित्तल जी। लोगों को आदत हो गई दो दो मोबाइल की, क्योंकि इनकी सबसे भयंकर स्ट्रैटेजी क्या थी बच्चों? सबसे भयंकर स्ट्रैटेजी, इनका जो नेटवर्क था दैट वाज बेस्ड ऑन डिफरेंट टेक्नोलॉजी। सर मतलब ये कि कुछ लोग प्यास बुझाते हैं कोल्ड ड्रिंक पीकर, और कुछ लोग प्यास बुझाते हैं लस्सी पीकर। तो एयरटेल के पास कोल्ड ड्रिंक वाला नेटवर्क था, रिलायंस लस्सी वाला नेटवर्क ले आया। अब लस्सी प्लास्टिक की बोतल में तो खराब हो जाएगी ना, तो इसलिए कांच की बोतल खरीदनी जरूरी है। तो इन्होंने बोला कि हमारी सर्विस लेने के लिए आपको एक हैंडसेट दूसरा लेना पड़ेगा। हमारा हैंडसेट LTE एनेबल्ड होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? LTE एनेबल्ड। मैं थोड़ा सा और आसान भाषा में आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूं। आप लोगों ने सो कॉल्ड कैलकुलेटर तो चलाया होगा ना बच्चों? कैलकुलेटर दो तरह के होते हैं, एक न्यूमेरिकल होता है और एक साइंटिफिक। अगर इंजीनियरिंग का कैलकुलेशन करना है तो यू नीड विच टाइप ऑफ कैलकुलेटर? साइंटिफिक। बट एयरटेल वाले न्यूमेरिकल कैलकुलेटर बेचते थे। या अगर हम बात करें तो इट इज ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड, एंड्रॉयड एंड iOS। और एक पहले आता था वो बंद हो गया, दैट इज माइक्रोसॉफ्ट। अंडरस्टूड दिस? तो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम अलग होता है, iOS अलग होता है। खोपड़े में बात जा रही कि नहीं जा रही है? अच्छा और आसान कर देता हूं। एंड्रॉयड इज कॉपर, कम करंट भी आएगा तो चलेगा। iOS इज एल्युमिनियम। इज दैट क्लियर? iOS में सिक्योरिटी फीचर्स ज्यादा हैं और एंड्रॉयड में सिक्योरिटी फीचर्स कम है। एंड्रॉयड है घटिया कंपनी का ताला, कोई भी चाबी लगाओ कि खुल जाएगा, जैसे एक्टिवा होती है, दूसरे की चाबी से दूसरे की एक्टिवा खुल जाती है। समझ में आ गया? बट क्या BMW ऐसे होगी? बिल्कुल नहीं होगी। तो बस वैसे ही है। तो रिलायंस वालों ने सोचा कि अगर हम नॉर्मल 4G टेक्नोलॉजी देंगे तो लोग क्या करेंगे? डबल सिम मोबाइल लेंगे, एक में एयरटेल लगाएंगे एक में जियो लगाएंगे। जिस दिन हम अच्छे होंगे लोग हमारे पास आएंगे, और जिस दिन हम बेकार होंगे लोग वापस एयरटेल के पास चले जाएंगे। तो क्या करें कि इनको चंगुल में पकड़ लिया जाए, चुड़ैल कैसे बने कि इनको अपने चंगुल में बांध लिया जाए। तो रिलायंस ने कहा मेरी टेक्नोलॉजी ही दूसरी है, मेरा सिम मेरे फोन में काम करेगा, 4G फोन में काम नहीं करेगा। सैमसंग वालों को पटाया थोड़ा सा। सबसे पहले एक कंपनी थी LYF, चाइनीज कंपनी चल रहे हैं, चाइना से 800 रुपए में मोबाइल आता था। आपको मजाक लग रही होगी मेरी बात, लोगों को 3500 रुपए में बेचा जाता था। अच्छे मॉडल चाइना से 4000 में आते थे, 5000 में आते थे, 6000 में आते थे। वो भी कंपनी लगभग 4-4000, 4,500 में बेचने लग गई। सर घाटे पे? कोई घाटा नहीं था। आज घाटा है। आप जब रिचार्ज कराएंगे तो हम कवर अप कर लेंगे, और कहानी 2-3 साल की है, कुछ दिन बाद तो वहां भरे हो जाएंगे। तो चुड़ैल ने इतना भयंकर जकड़ लिया, इतना भयंकर जकड़ लिया। आप बड़े बड़े बाबा जी के आश्रम, बालाजी कहां कहां होके चले आए, ये चुड़ैल आपको छोड़ ही नहीं रही है। समझ में आ गया? तो मजबूरी में पीपल स्टार्टेड बाइंग ये कंपनी, इसका नाम LYF था चिल्ड्रन। तो इस कंपनी का लोग मोबाइल खरीदने लग गए। नतीजा क्या निकला? पीपल यूज टू कैरी 2 मोबाइल्स। धीरे धीरे सोचा लाइफ कंपनी का मोबाइल ना उतना बढ़िया चलता नहीं है, उतना अच्छा काम करता नहीं है।
सैमसंग ने बोला थोड़ा लाइफ बेचो, तब तक हम इधर अपने मोबाइल्स को अपग्रेड करते हैं। सैमसंग ने टेक्नोलॉजी क्या निकाल दी? वोल्टे। वोल्टे एलटीई से थोड़ी एडवांस थी। एलटी इज लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन, वोल्टे इज वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन। वोल्टे आप बोल सकते हो एलटीई प्लस 4G को मिला के बना था। तो यहां पे एयरटेल का सिम भी लगेगा और जियो का भी लगेगा। तब तक लोग यूज टू हो गए थे जियो के सस्ती प्राइस में, इंटरनेट की स्पीड भी बढ़िया थी, और हिंदुस्तानी आदमी तो होता ही लालची टाइप का, खाली बैठा है, या तो पान में कत्था लगाएगा या तो रील रगड़ता जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? कुछ भी नहीं होगा, हर 2 मिनट कीड़ा काटा देख ले कुछ मोबाइल में आया क्या, और कुछ नहीं आंटीज बात कर ले, पता लगा एआई रोबोट बात कर रही थी, सारी ख्वाहिशें खत्म हो गई। तो अब इस केस में अल्टीमेटली सैमसंग और सारी कंपनीज इस तरह के मोबाइल बनाने लग गए। लोगों को आदत हो गई 2-2 नंबर की, और जब झुआ भर नंबर बट गया, बैंक में भी वही है, आधार में भी वही है, आपकी मजबूरी है कि आप एक फोन रख ही नहीं सकते। पहले कंपनीज बोलती थी 29 रुपीज का रिचार्ज कराओ, इनकमिंग कॉल मैसेज आएगा। कंपनी भी चतुर निकल गई, कंपनी भी चतुर निकल गई, मिनिमम 129 का रिचार्ज अब कराइए आप, इससे कम में हम आपको इनकमिंग सर्विस भी नहीं देंगे, क्योंकि उन्होंने चेक कर लिया कि 90% लोगों के आधार में कुछ नंबर्स लिंक थे और कुछ बैंक अकाउंट्स में लिंक थे, कुछ कहीं लिंक था कुछ कहीं लिंक था, तो अब 2 नंबर तो रखेंगे ही रखेंगे। तो दोनों बंदर एयरटेल और जियो आप जैसी बिल्लियों को बेवकूफ बना गए। समझ में आई बात? और लोग भी डरने लग गए, दोनों नेटवर्क ले लो, पता नहीं कौन काम करे। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा, अर्निंग कैपेसिटी बढ़ी, तो भाई लोग खर्चा भी कर सकते हैं। समझ में आया कैसे लॉन्ग टर्म गोल्स डिसाइड किए जाते हैं चिल्ड्रन? नहीं समझे? अब क्या फेमस कर रहे हैं? पोस्ट पेड खरीद लो, क्योंकि पोस्ट पेड में पक्का है कि आप कस्टमर रहेंगे, आप बेवफा नहीं निकलेंगे, आप भागेंगे नहीं। तो इस समय इंडिया में अगर 80-90 करोड़ सब्सक्राइबर्स हैं, तो 30-35 करोड़ जियो के पास हैं, 30 करोड़ के आसपास एयरटेल के पास है, और बाकी बचे कुचे वोडाफोन और जियो की उधारी चुकवा रहे हैं। समझ में आ गई बच्चों कहानियां? चलिए, सो मिडिल लेवल मैनेजमेंट कौन होता है? प्रोडक्शन हेड, फाइनेंशियल हेड, ये सारे के सारे लोग। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की न्यू दिल्ली, अगर आप मेन ब्रांच में कभी गए हो, जहां पे वहां के जनरल मैनेजर और सीईओज बैठते हैं, दैट इज टॉप लेवल मैनेजमेंट। इंडिया में जितनी भी ब्रांचेस के ब्रांच मैनेजर्स हैं, दे आर एट द मिडिल लेवल। कैशियर, टेलर, अकाउंटेंट, समझ में आ गया? ये सब ऑपरेशनल लेवल पे हैं, और इनके नीचे चपरासी और ये सब आते हैं बेसिकली। समझ गए कहानी बच्चों? समझ गए सब लोग? पक्का? लिख दिया सबने? लिख दीजिए झटपट फास्ट। लॉजिक अंडरस्टूड? चलो, स्कूल का एग्जांपल अगर लें, तो अगर प्रिंसिपल को आप टॉप लेवल बोलते हैं फॉर एग्जांपल, तो कोऑर्डिनेटर्स कम इन मिडिल लेवल, एंड व्हेन दे एंड अदर टीचर्स आर टीचिंग इन द क्लास, दे बिकम सुपरवाइजरी लेवल या ऑपरेशनल लेवल आप बोल सकते हैं। लिख दिया सबने? चलें आगे। चलिए, इंडियन रेलवेज की बात करते हैं। DRM, डिस्ट्रिक्ट रेलवे, सॉरी डिविजनल रेलवे मैनेजर बेसिकली, अगर इसी को आप टॉप लेवल मान रहे हैं, तो इसके अंडर में जो चीफ स्टेशन इंस्पेक्टर वगैरह होते हैं, वो सब कहाँ आएंगे? मिडिल लेवल में। और ट्रेन के अंदर जो टैबलेट लेके घूमते हैं, उनसे ये मत बोलिएगा अंकल टिकट चेक कर ली? हाँ कर ली, लाइक टैबलेट दे दी, पबजी देखना है या रील देखनी है, इनके टैबलेट वो सब नहीं चलता है। ओके, अभी ऐसा हुआ था, हम लोग एक जगह ट्रैवल कर रहे थे, तो मेरे पास एक टैबलेट था, डिस्चार्ज हो गया, फोन मैंने डॉक्टर को दिया नहीं, कह रही अंकल से मांग लेंगे टैबलेट। मैंने गजब टाइप के लोग हैं भाई। इनका फंक्शन क्या होता है? इनका फंक्शन ये होता है कि जो इनको बोला गया, ये हर बात पे एक ही जवाब देते हैं, व्हाट? यस बॉस, डोंकी और हॉर्स। मेकिंग मैन पावर प्लानिंग, कब कहां कितने कैसे लोग चाहिए, ये कौन डिसाइड करेगा? मिडिल लेवल। तो कोऑर्डिनेटर्स एंड प्रिंसिपल विल टेल टू द स्कूल मैनेजमेंट कि हमें इस सेशन में इतने टीचर्स रिटायर हुए तो इतने चाहिए। द ब्रांच मैनेजर ऑफ एवरी ब्रांच ऑफ द बैंक विल रिपोर्ट टू द सीईओ एंड द जीएम कि इस साल 31 मार्च को 16 इंप्लॉइज एक शहर की सारी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांचेस से रिटायर हो रहे हैं, तो हमें इतने और इंप्लॉइज चाहिए। तो उनकी सो कॉल्ड रिक्रूटमेंट की प्लानिंग जनवरी फरवरी से स्टार्ट कर दीजिए, ताकि 2 अप्रैल से इनकी ज्वाइनिंग हो जाए। सर व्हाई नॉट 1 अप्रैल? जनरली बैंक हॉलीडे होता है, 2 से ज्वाइन कराएंगे तो 1 दिन की तनख्वाह बच जाएगी। बड़े नीच टाइप के हैं सर। अरे नीच टाइप के नहीं है भाई,
एक दिन की तनख्वाह, अगर एक एम्प्लॉय की तनख्वाह 50-60 हजार भी है तो एक दिन का 2,000। 16 एम्प्लॉयज की तनख्वाह 32,000 एक शहर में। अगर 100 शहर में 32,000 तनख्वाह बच गई तो लाखों और करोड़ों का डिफरेंस आ जाएगा। किसको क्या काम देना है, जैसे स्कूल लेवल पे टीचर्स को टाइम टेबल देना, बैंक के लेवल पे टीचर्स को समझाना, सॉरी टीचर बोल गया, ऑफिसर को समझाना कि किसका क्या काम है, अकाउंटेंट को समझाना कि तुम्हें लेजर कैसे मेंटेन करना है। सर जर्नल नहीं बनाते वो लोग, जर्नल सिर्फ स्कूल के बच्चे बनाते हैं बस, रियल लाइफ में जर्नल कहीं नहीं बनता। ओके, टेलर को बताना कि कैसे तुम्हें रिकॉर्ड्स वगैरह अपडेट करने हैं। जो नेटवर्क इंजीनियर बैंक के अंदर दिन भर बैठे रहेगा उसको समझाना कहां पे मॉडेम लगा है, नेटवर्क नहीं आएगा तो कौन सी तार कहां ठोकनी है, ऑल दैट। कोऑपरेट विद द डिपार्टमेंट फॉर स्मूथ फंक्शनिंग, सर मतलब द मिडिल मैनेजमेंट विल सी टू इट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मार्केटिंग वालों के साथ ठीक से काम करे, मार्केटिंग और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट दोनों फाइनेंस डिपार्टमेंट से अपनी जरूरत के टाइम पे नेसेसरी फंड्स का अरेंजमेंट करवा पाए। और इन सब की जिम्मेदारी किसके ऊपर होती है बच्चों, मैनेजर। तो अगर बैंक का रेवेन्यू कम हुआ, लेंडिंग कम हुई, क्रेडिट कार्ड कम बिके, म्यूचुअल फंड का प्लान कम बिका, इंश्योरेंस कम बिका, डेबिट कार्ड यूज नहीं हो रहा है, लोग बैंक का ऐप नहीं यूज कर रहे हैं, तो ये सारी बातों के लिए किसको ठोका जाएगा, मैनेजर को। तो मैनेजर बोलेगा अकाउंटेंट से, मैनेजर बोलेगा क्लर्क से, मैनेजर बोलेगा कैशियर से, भाई कस्टमर आते हैं जरा क्रेडिट कार्ड चिपकाओ इनको, जरा मैसेज करो कि पेज ऐप डाउनलोड कर लीजिए। अभी एचडीएफसी वाले बैंक मैसेज कर रहे थे सबको, पेज ऐप डाउनलोड करिए। सर ऐसा क्यों बोलते हैं, जितना ज्यादा ऐप यूज आप करेंगे उतना ज्यादा बैंक में आप फिजिकल विजिट कम करेंगे, उतना ज्यादा बैंक को स्टाफ पे खर्चा कम करना पड़ेगा। और एक बार आपको ज्यादा ऐप यूज करने की आदत पड़ गई तो बैंक स्टाफ रखेगा ही नहीं, तो बैंक की कॉस्ट कम हो जाएगी। तो अभी जिन बैंक्स में आपको 10-12 का स्टाफ नजर आता है बच्चों, 10 साल बाद 2 लोग काम करेंगे बैंक में बस, एक म्यूचुअल फंड बेचेगा, एक इंश्योरेंस चिपकाएगा। सर ये पैसे का लेन देन खत्म हो जाएगी, करेंसी सब डिजिटल चलने लग जाएगा। आज ही कितना कम हो चुका है, अभी मेजोरिटी लोग क्या बैंक में पैसा जमा करें निकालने जाते हैं, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फर्स्ट लाइन, सॉरी इट्स अ रिपीट पॉइंट, नो नीड टू कॉपी दिस। समझ में आ गई बच्चों बातें, समझ में आ गई बातें। तो घर में कोई भी नौकरानी अगर काम छोड़ के भाग जाती है, दादी माँ गई थी 4 धाम यात्रा करने, 4 नौकर छोड़ के गई थी, चारों भाग गए, हु विल बी क्वेश्चनड, मम्मी। समझ में आ गया, तो मम्मी कौन है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट। समझ में आ गया, हु विल सी टू इट किस काम के लिए कितने लोग घर में रखे जाएं, मम्मी। कौन काम किसको बताएगा क्या करना है, मम्मी। समझ में आ गया, एक नौकर दूसरे नौकर के साथ सेटिंग ना करे, अलग अलग टाइम पे सबको मम्मी बुलाएं, ये भी किसकी जिम्मेदारी है, मम्मी। समझ में आ गया, और ये सारी बातें मम्मी कौन समझाएगा, आपके पापा की मम्मी। समझ में आया कि नहीं आया, चले आगे बच्चों। चलिए, परिवार से लेके शादी ब्याह सब कुछ आ जाता है बिजनेस स्टडीज की क्लास में, बिकॉज एवरीवेयर मैनेजमेंट इज नीडेड। कभी अगर किसी फंक्शन वगैरह में, शादी ब्याह में, बर्थडे पार्टी में गए हो, तो कुछ लोग देखते होंगे आप काला कोट पहन के वॉकी टॉकी लेके टहलते रहते हैं कि भाई ठीक से खाना हर शेल्फ पे लगा है कि नहीं लगा। दे आर ऑल्सो हु चिल्ड्रन, मिडिल लेवल मैनेजमेंट। हलवाई जो है वो सुपरवाइजरी लेवल पे काम कर रहा है, और सर जो कट 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 सब्जी काट रहा है वो और दलिद्र लेवल है नीचे वाला। तो एक्चुअली में 4 लेवल होते हैं, पढ़ाए 3 जाते हैं बस आपको। तो यहां पे आ जाएंगे ऑपरेशनल लेवल के लोग, चिल्ड्रन। आरटीओ ऑफिस गए लाइसेंस बनवाने के लिए, तो बोल रहे हैं जाइए पहले वहां पे फॉर्म भरिए, जाइए वहां पे फीस जमा कराइए। तो जो फ्रंट एंड, आपके स्कूल का भी एक रिसेप्शन ऑफिस होगा, क्या भैया का रिसेप्शन नहीं कर लेंगे आप एट होम, नो। तो आपके स्कूल के ऑफिस में जो रिसेप्शन काउंटर पे स्टाफ बैठता है चिल्ड्रन, दे आर ऑपरेशनल लेवल, अंडरस्टूड दिस। मैकडोनल्ड्स अगर आप कभी गए हो और आपको नजर आया हो काउंटर पे कोई पर्सन आपका ऑर्डर रिसीव कर रहा है, दे आर ऑल्सो एट ऑपरेशनल लेवल। और जो किचन में काम कर रहे हैं वो भी ऑपरेशनल लेवल। और जो मैकडोनल्ड्स के मैनेजर हैं जो ये देख रहे हैं सब कुछ ठीक चल रहा है, कहीं पानी गिरा है तो स्वीपर को बोलेंगे जाके साफ करो, कि खुद ही चाट चाट के साफ कर देंगे, स्वीपर को बोलेंगे ना। तो मैनेजर मिडिल लेवल पे हो गया, मैनेजर मिडिल लेवल पे हो गया। इज दैट क्लियर और नॉट, पक्का। और जो स्वीपर है चिल्ड्रन, और जो ट्रे में खाना लाके आपको सर्व कर रहा है, वो इनके भी नीचे आते हैं बेसिकली, अंडरस्टूड दिस। वो होता है हमारा सो कॉल्ड और नीचे का लेवल, उसको आप सुपरवाइजरी लेवल नहीं बोल सकते, वो बेसिकली डिफाइंड नहीं है।
इज दैट क्लियर? ऑपरेशनल लेवल इज द थर्ड लेवल, उसके नीचे का लेवल डिफाइंड नहीं है। इसलिए मैं बोल रहा था कि होते 4 लेवल है, बट नजर आपको सिर्फ 3 ही आते हैं। कोई नाम ही नहीं होता, डिफाइंड ही नहीं है। दलितर लेवल बोल दीजिएगा। हाँ, ऑपरेशनल लेवल, सुपरवाइजरी लेवल और लोअर लेवल एक ही होता है। यही तीसरा, टॉप मिडिल लोअर, लोअर ही सुपरवाइजरी है और लोअर ही ऑपरेशनल है। जैसे मान लीजिए मेदांतो हॉस्पिटल है, आई एम द ओनर, मैंने डॉक्टर त्रिहण जी को अपना पार्टनर बनाया हुआ है, वो भी डायरेक्टर है, कुछ शेयर उनके भी हैं, तो हम लोग टॉप लेवल में आ गए। इज दैट क्लियर? बाकी हमने अलग अलग हेड बनाए हर डिपार्टमेंट में, कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट, छींक डिपार्टमेंट, खांसी डिपार्टमेंट, दिमाग खराब डिपार्टमेंट, इन सब के जो हेड्स हैं वो मिडिल लेवल पे आएंगे। और इनके अंडर में जो डॉक्टर्स हैं चल रहे हैं, जो बताते हैं तुम्हारे 5 सर्जरी हार्ट की करनी है, सर जरूरत नहीं है पेशेंट को, ठीक है, हमको भी तुम्हारी जरूरत नहीं, जाओ निकलो यहाँ से, मैं 10 कर दूंगा, ऐसी क्या बात है, आप 5 की बात कर रहे हैं, इनको ठेका दिया जाता है बेसिकली। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? तो ये जो डॉक्टर्स जो ऑपरेशन थिएटर में निपटाने की, मतलब सॉरी, ऑपरेशन की तैयारी करते हैं, वो ऑपरेशनल लेवल पे हैं। और नर्स, वार्ड बॉय जो गंदगी उठाते हैं, वो और दलितर लेवल पे, इनका लेवल डिफाइंड नहीं है। इज दैट क्लियर? तो अगर आपको कोई मिले ऐसा और पूछे क्या काम करते हो, हम ऑपरेशनल लेवल के नीचे हैं हॉस्पिटल में। कभी आपने सुना होगा मोहल्ले वाली कुछ आंटी, मेरा बेटा मर्चेंट नेवी में काम करता है। अच्छा आंटी, सैलरी कितनी है? 25 लाख रुपए साल है। काम क्या करता है? बोला तो मर्चेंट नेवी में काम करता है। मैं बताता हूँ काम क्या करता है। जो लोग उल्टी करते हैं पोछा लगाता है उनका बेटा। यही सच्चाई है बच्चों, यही सच्चाई है। लेबर का काम करते हैं, मेरे भी 1-2 रिश्तेदार हैं ऐसे, लेबर का काम करते हैं, क्योंकि और कैप्टन तो सब बन नहीं जाएंगे, शिप में कैप्टन 2 ही 3 होते हैं। इज दैट अंडरस्टूड? बाकी 90% मर्चेंट नेवी वाले वही लेबर का काम करते हैं। गॉट इट क्लियर? नहीं समझे? कोई बोलेगा होटल मैनेजमेंट किया था एचएम, अब क्या करें, शेफ हैं कहां पे, फौजी ढाबा में। समझ में आ गई बात? चलिए, कुछ लोग तो कह रहे एयर होस्टेस बनेंगे सर, मतलब हाई प्रोफाइल जमादार। एयर होस्टेस होता हाई प्रोफाइल जमादार। अब जैसे प्लेन में कोई ट्रैवल करो, उसको उल्टी आ गई, तो आप क्या कहेंगे, वापस इनहेल करो? नहीं ना, आपको साफ करनी है। तो ये एयर होस्टेस काम देखने में बस हाई फाई लगता है, बाकी एकदम जमादार का ही काम है ये। ओके, तो इनके फंक्शन क्या होते हैं सर? ये बेचारे बहुत सताए हुए वर्ग के लोग होते हैं। सो लेबर कह रहा है मैं ना आऊंगा कल से, मेरा मन नहीं लग रहा काम में, अब इनकी हालत खराब। तो लेबर को ये टैकल करेंगे, प्रभु आ जाओ, तुम नहीं आओगे तो मेरी नौकरी नहीं होगी। तो ठेकेदार का काम है कि कल सवेरे मिस्त्री भी आए और मजदूर भी आए साइट पे। इज दैट क्लियर? ऑफिस इंचार्ज का काम है कि सारे वर्कर्स ध्यान से काम पे आए। तो अगर इनकी कोई ग्रीवियंसेस होते हैं, कोई कंप्लेंट्स होती है, तो ऑपरेशनल लेवल इनको सुनकर मिडिल लेवल तक लेके जाता है। मिडिल लेवल चेक करता है कि अगर पॉलिसी के अकॉर्डिंगली रेजोल्यूशन रिजॉल्व हो सकता है तो ठीक है, और अगर लग रहा है कि भाई इंपॉर्टेंट एम्प्लॉय है, तो फिर टॉप मैनेजमेंट तक इनकी समस्याएं लेके जाते हैं, और टॉप मैनेजमेंट कोशिश करता है कि इनकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाए। जैसे मान लीजिए आपके स्कूल में कोई क्लास 4 एम्प्लॉय है, उसने ऑफिस के मैनेजर को आके बोला, जो ऑफिस स्टाफ है, ऑफिस सुपरिटेंडेंट, कि सर मेरे को 15 दिन की छुट्टी चाहिए, मेरी बेटी का एडमिशन है दूसरे कॉलेज में, मेरे को उसको सेटल करने वहां जाना है, और अगर आप छुट्टी नहीं देंगे मैं नौकरी छोड़ के जा रहा हूं, मेरी दूसरी नौकरी तैयार है। तो अब मिडिल लेवल तक ये बात पहुंचाई जाएगी, भाई ऐसी प्रॉब्लम्स एम्प्लॉइज के साथ वंस इन अ ब्लू मून आती हैं, तो इसको 5-6 दिन की स्पेशल लीव देते हैं, बाकी इसकी छुट्टियां एक्यूमुलेटेड है वो देते हैं। दे एक्ट एज अ लिंक बिटवीन वर्कर्स एंड मिडिल मैनेजमेंट। देखिए समझ में आ गया ना? दे एक्ट एज अ लिंक, दे एक्ट एज अ लिंक, समझ में आ गया? तो ये जो हमारा ऑपरेशनल लेवल है चिल्ड्रन, ये कहां पे आएगा, ध्यान से सुनिएगा, मैं एक डायग्राम के थ्रू इसको एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। दिस इज द ऑपरेशनल लेवल, these are the workers and this is the middle level। तो ऑपरेशनल वर्कर अपना ग्रीवियंस, सॉरी, वर्कर अपना ग्रीवियंस किसको बताएगा, ऑपरेशनल लेवल वाले को, सुपरवाइजरी लेवल वाले को, थर्ड लेवल वाले को, और ये ग्रीवियंस लेके कहां जाएंगे, मिडिल लेवल वाले के पास। तो आप बोल सकते हैं इन अ स्कूल a student is facing some problem, they will contact to the class teacher and class teacher will take the problem to the coordinator। तो coordinator is at the middle level, here principal becomes the top level। और अगर मैनेजमेंट टॉप लेवल पे है तो प्रिंसिपल मिडिल लेवल पे, और कोऑर्डिनेटर ऑपरेशनल लेवल पे, और टीचर्स सो कॉल्ड उसके भी नीचे वाले लेवल। समझे बात को चिल्ड्रन? दे विल गिव नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस, I repeat, they will give necessary instructions to whom children?
इनके नीचे जो वर्कर्स काम कर रहे हैं। तो मिडिल लेवल इंस्ट्रक्शन देगा ऑपरेशनल को, ऑपरेशनल ये इंस्ट्रक्शन किसको दे देगा, वर्कर को, क्लास 4 को भी बोल सकते हैं। मेंटेन क्वालिटी ऑफ आउटपुट, वेस्टेज को कम से कम किया जाए ताकि हमारी कॉस्टिंग भी कम हो और आउटपुट ज्यादा से ज्यादा हो। तो रतन टाटा जी अगर टाटा ग्रुप के सीईओ हैं चिल्ड्रन, तो दे आर एट द टॉप लेवल। ताज होटल्स के जो जनरल मैनेजर होंगे, दे आर एट द मिडिल लेवल। और हर होटल में जो कैप्टन होगा, जो होटल इंचार्ज होगा, जो होटल का मैनेजर होगा, दे आर एट द ऑपरेशनल लेवल। उसके अंडर किचन में काम करने वाले सारे लोग, शेफ को भी आप इसी कैटेगरी में डाल दीजिए। जितने वहां पे सो कॉल्ड हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट के लोग होंगे, जितने वेटर होंगे, वो सारे के सारे इस लेवल पे आ जाएंगे। ओके, नहीं समझे बात को? समझ में आ गया? समझ में आ गया? चलिए, तो आज की कहानी बच्चों यहीं पे होती है समाप्त। इसके अगला प्रसारण अगली क्लास में होगा।